नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज शनिवार है। शनिवार को थर्ड आई वैसे नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन कर्नाटका चुनाव के चलते ये एक स्पेशल एडिशन ऑफ थर्ड आई आप मान लीजिए। कर्नाटक चुनाव हो गया, बहुत इंतजार था, बहुत अटकलें थी, बहुत उहापोह थी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी कैसे चुनाव हार सकते हैं, ये तो संभव नहीं है, ईवीएम चेंज करा दिए जाएंगे, सब कुछ तरह तरह का था। लेकिन अंतोगत्वा कर्नाटक के में बीजेपी चुनाव हारी, कांग्रेस चुनाव जीती। कांग्रेस के 224 की विधानसभा में कांग्रेस 137, बीजेपी 63, जनता दल 20 और अन्य 4 हैं, उसमें 2 इंडिपेंडेंट हैं और 2 छोटी पार्टी हैं उनके साथ हैं। अब कांग्रेस के इस चुनाव के क्या मायने हैं? सबसे पहली बात तो यह है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश की जाए। मैं 2 पक्ष की मुख्य रूप से बात कर रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी की। हालांकि वहां एक तीसरा पक्ष जनता दल एस भी था, लेकिन चूंकि वो बहुत माइनर प्लेयर है और उसका कोई नेशनल पॉलिटिक्स में इसका रोल नहीं है, इसलिए मैं उसकी थोड़ी बात तो करेंगे, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जितने डिटेल में कांग्रेस और बीजेपी की बात करेंगे। कांग्रेस के लिए सब कुछ एज पर प्लान था। मैं पहले सुबह भी मैं अपने जब लाइव कर रहा था तब भी कह रहा हूं, अभी फिर से मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन जीतना उतना ही जरूरी था कि अगर ये कांग्रेस इलेक्शन नहीं जीत रही होती तो 2024 में कांग्रेस का दूर दूर तक वापसी किसी भी रूप में, सहयोगी पार्टी के रूप में, मेन ऑपोजिशन में, कहीं कुछ नहीं था। इट वॉज ओवर फॉर कांग्रेस। अब कांग्रेस जब ये जीत गई है तो कांग्रेस को वो एक ओपनिंग दिखाई पड़ने लगी है कि शायद अगर उसके सारे, जिसको कहते हैं ना, उसकी प्लानिंग, उसके सारे दांव ठीक लग जाएं तो कहीं ना कहीं कुछ उसको सफलता मिल सकती है। 2024 की बात मैं कर रहा हूं। तो जो मैंने कहा कि कांग्रेस का सब कुछ एज पर प्लान था, मैं 5 बातें कांग्रेस की और 5 बातें बीजेपी की करूंगा। बीजेपी कहां गलत हुई, कांग्रेस कहां मेरे हिसाब से कहां सही हुई, और वो थोड़ा इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी मान लीजिए। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कांग्रेस के लिए था कि उसका जो आंतरिक कलह है ना, आंतरिक खींचतान, आपस में एक दूसरे से नेताओं का टकराहट, टिकट को लेकर, वो बिल्कुल गायब था। उसको समय रहते सुलझा लिया गया था और उसका एक बहुत बड़ा उस बातचीत को आपस में बैठ के और खत्म करने का भारत जोड़ो यात्रा उसका एक बड़ा अहम फैक्टर रहा था। देखिए, राहुल गांधी 4 बार भी बुलाते, उनको दिल्ली बुलाते, खुद बेंगलोर आते, उनको बिठाते, वो बात नहीं होती। भारत जोड़ो यात्रा में जब यात्रा वहां कर्नाटका में चली 10, 12, 15 दिन, जो भी दिन, वहां पे डीके शिव कुमार और सीतारमैया, ये लोग लगातार इनके साथ चले और उसमें राहुल गांधी इंश्योर्ड, और ये दोनों लोगों का बड़ा दिल भी था। सीतारमैया बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सीतारमैया जनता दल एस से आए हैं। डीके शिव कुमार कांग्रेस में ही रहे हैं और उन्होंने बहुत झेला है। डीके शिव कुमार का जैसा बयान भी था, आज जब रिजल्ट आया तो वो बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था और जब सोनिया गांधी मिलने आई, मतलब वो इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो एक तो ये आंतरिक झगड़ा सुलझा लिया गया था, तो वो बिल्कुल स्मूथ रहा, कहीं कोई खींचतान नहीं थी। दूसरा जो मुझे लगता है कि पहली बार राहुल गांधी ने, जिसको कहते हैं कि जमकर प्रचार किया, मन से किया, सुर में थे, और उनकी नंबर ऑफ रैलीज तो अगर वो लोग उनको कंपेयर करते हैं मोदी जी से कि उनके हिसाब से कम रैलीज किए, वो शायद 40 किए तो ये 20 किए। राहुल गांधी रैली भले ही कम किए हों, लेकिन उनका एक प्रचार की एक और स्टाइल है। वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ वहाँ पिज़्ज़ा खाने गए, उसके साथ बैठ के चल दिए उसके डिलीवरी वाले स्कूटर पे। कहीं बच्चों के साथ मिलके बैठ रहे हैं, कहीं वर्कर्स के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। तो वो अदर देन रैली, वो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिल्कुल अलग ढंग से उस तक रीच, अपने अनऑर्थोडॉक्स वे में वो अपनी एक रीच पहुंचाते हैं और वो बहुत इफेक्टिव रहती है। लोगों को लगता है, देखिए ऐसा ना कि मोदी जी का दूर से आके टाटा करना, और जैसा अभी हुआ कि वो जो मन की बात सुनने वो जो नर्सेस थी, ट्रेनिंग नर्सेस थी, वो नहीं आई तो उनको दंड देना, ये मोदी जी की स्टाइल है। राहुल गांधी जब पहुंच रहे हैं तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा।
जो धूप में जबरदस्ती लाया जाएगा कि मोदी जी टाटा करेंगे और आप नीचे से मोदी मोदी बोलेंगे, वो और ये इंपैक्ट में जमीन आसमान का अंतर होगा। तीसरी बात मुझे जो लगता है कि कांग्रेस का जो तुरुप का इक्का जिसको कहेंगे, जो साबित हुए, वो कहीं से, जैसे वो तो होता है, कहीं से खड़गे जी का अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस का प्रेसिडेंट निर्वाचित होना, मतलब अध्यक्ष निर्वाचित होना, कर्नाटक का होना और पूरे दमखम के साथ प्रचार करना, वो उनका, क्योंकि खड़गे जी पूरे इलेक्शन में सबसे ज्यादा एग्रेसिव खड़गे जी थे कांग्रेस की तरफ से। हर बीजेपी की हर बात का वो ठीक से जवाब उन्हीं की भाषा में दे रहे थे। तो वो एक थोड़ा राहत थी बाकी लोगों के लिए कांग्रेस में कि एक कोई सबसे जिसके पास एक्सपीरियंस है, सबसे अनुभवी व्यक्ति, वो आपके को वो कवरिंग फायर दे रहा था, वो आवरण दे रहा था, जिससे आप अपने प्रचार में, अपने बाकी कामों में ठीक से करिए। चौथा मेरे हिसाब से जो क्लिंचर जिसको कहते हैं, जिससे जो जहां पे क्लिंच किया गया इलेक्शन, वो कांग्रेस की 5 घोषणाएं थी। और 5 घोषणाएं के बाद जब ये कहा गया कि इसको हम अगर आप मुझे जिताएंगे तो हम पहली कैबिनेट में इसको जिताएंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो क्लिंचर था। और राहुल गांधी जब आज भी आए हैं और प्रेस से बहुत ब्रीफली मुखातिब हुए, तो उनको याद था, उन्होंने कहा नहीं, पहली कैबिनेट में ये चीज़ें, हमारी 5 घोषणाएं इंप्लीमेंट होंगी। तो ये मुझे एक इसलिए लगता है कि इस चीज़ से कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी क्रेडिटेबिलिटी बनती है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और ये नहीं कहते हैं कि हम करेंगे, हम देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने पहली कैबिनेट में जो अपने वादे किए थे उसको पूरा किया। यहाँ क्या है, मोदी जी एक कुछ टालने वाला काम, टालू मिक्सचर जिसको बोलते हैं, कर देते हैं। किसानों के समय कहा था ना लिख के कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक कमेटी बना रहे हैं, कमेटी सब, वो आज कहाँ कमेटी गई, कौन सी कमेटी गई, वो कमेटी थी कि नहीं थी, वो अपना उन्होंने कमेटी बना के टालू मिक्सचर पिलाया। 5वीं बात मैं वो करूंगा जो जनरली बहुत लोगों के बीच के विमर्श में नहीं आई है। मैं इसलिए वो नाम ले रहा हूं कि रणदीप सुरजेवाला का नाम किसी ने लिया नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा काम किया। वो जाके, वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटक थे, लेकिन वो जाके उन्होंने कैंप कर दिया कर्नाटक में। और जो भी कोई छोटी मोटी बात थी, कहीं ऐसा लगता था कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, संवाद में कुछ कमी है, तो वो उसको ब्रिज कर रहे थे। तो उस ब्रिज के चलते संवादहीनता की कोई स्थिति ही नहीं आई, मनमुटाव की कोई स्थिति नहीं आई, और वो अच्छे से चला। उन्हीं के साथ साथ ये मैं बाहरी उन लोग फैक्टर की बात कर रहा हूं जिसको बहुत एक्नॉलेज नहीं किया गया। सोशल मीडिया ने इस बार बीजेपी का, जिसको कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वो जिस तरह की वो कर रहे थे उसी तरह से वो उनको पूरे तरह से हैंडल कर रहे थे, उतने ही एग्रेसिवली, बल्कि उनसे बेहतर। तो वो एक मेरे ख्याल में इशू स्पेसिफिक था। अब जरा आ जाए कि बीजेपी ने कहां कहां गड़बड़ की। मैं फिर इसमें 5 मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी गड़बड़ी थी, बीजेपी शुरू से नैरेटिव ढूंढती रही। बीजेपी कभी नैरेटिव सेट ही नहीं कर पाई। बीजेपी नैरेटिव ही नहीं, बीजेपी हरदम कंफ्यूजन वाली स्टेट में रही। अच्छा, बीजेपी को गुजरात की आदत पड़ी हुई है कि रात में सोते हुए किसी को कहेंगे अच्छा तुम चीफ मिनिस्टर नहीं, तुम चीफ मिनिस्टर, तुम हट जाओ, तुम आ जाओ, सब मंत्रियों को ड्रॉप कर दो, नए को ले आओ। ऐसा आपके गुजरात में चलता होगा, बाकी जगह ऐसे नहीं चलता है। आपकी लीडरशिप ही फाइनल नहीं थी कि कैसे होगी। येदियुरप्पा को आप ड्रॉप किए हैं कि येदियुरप्पा को रिटेन किए हैं कि येदियुरप्पा के नेतृत्व में लड़ा गया, कि ये अभी तक पता नहीं है। तो वो नैरेटिव। अच्छा, दूसरा, किस पे आप हिजाब पे लड़ेंगे, टीपू सुल्तान पे लड़ेंगे, बदनामी पे लड़ेंगे, गाली पे लड़ेंगे, किस पे लड़ेंगे, ये आपकी क्लैरिटी नहीं हो रही थी। दूसरा, बीजेपी का जो आंतरिक कलह है, जो पार्टी विद द डिफरेंस मानी जाती है, वो खुल के सामने आया। कितने लोग छोड़ के निकले। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी में थे, शेट्टार छोड़ के गए, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर छोड़ के गए, खूब लोगों ने छोड़ा, और आंतरिक कलह भी ठीक से हावी रहा। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि वो जो आपने एक नया बनाया ना विजन डॉक्यूमेंट, तो ये संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र, ये आप नाम बड़े बड़े भले ही रख लीजिए, लोगों की समझ में आ गया है कि ये आप जिसको आप मीठी गोली खिलाते हैं, आप कहीं से भी सीरियस नहीं हैं, आप लोगों को भरमाने के लिए और ये सब करने के लिए घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट,
40 साल में ऐसा हो जाएगा, 50 साल में हम लोग ऐसा कर देंगे, 100 साल में ऐसा कर देंगे, किसानों की इनकम 10 साल में बढ़ा देंगे, 5 ट्रिलियन इकॉनमी 20 साल में हो जाए, क्या क्या बातें करते रहते हैं। आप स्पेसिफिक कोई बात नहीं करते। तो वो भी लोगों को, मुझे लगता है कि अब आपकी वो बात समझ में आ गई है। चौथी बात, कहीं ना कहीं आपको लगा था कि भ्रष्टाचार क्या होता है, देश में सब लोग भ्रष्टाचार करते हैं और हमने तो सबके ऊपर रेड डाल डाल के कर दिया है कि सारा विपक्ष भ्रष्टाचारी है। लेकिन 40% सीएम की बात थी, वो आप पेसीएम को रोक नहीं पाए, वो चिपक गया आपके ऊपर, वो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। और उसी के साथ साथ पेसीएम के साथ क्राई पीएम भी जुड़ गया। ये जो आप आके बार बार रोना शुरू करते थे मोदी जी की, मुझे गाली दी, आपके यहाँ कोई आप रखे थे ना, आप एक हिसाब बही खाता निकाल के आपने बताया कि कितनी, क्या 91 बार गाली दी। आप इतनी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसने कितनी गाली दी, तो अपनी मॉनिटरिंग भी तो कर लेते कि आप यहाँ से क्या होता है। खैर, तो भ्रष्टाचार, आप बीजेपी को लगा था कि भ्रष्टाचार इशू नहीं होगा, भ्रष्टाचार इशू बन गया। और पांचवी और अंतिम बात, जो आपकी भाषा, आपकी वाणी, आपकी जिस तरह, ये जो पूरा है आपका शीर्ष नेतृत्व से लेके, आप से लेके सारे लोग जो हैं, वो एक जो भाषा है ना, अपमान की, सरकाजम, हंसी उड़ाना, दूसरे को गाली देना, वो आपको लगता है कि ये अधिकार केवल आपको है। आप केवल दूसरे को गाली दीजिए, हंसी उड़ाइए, अपमान करिए, तिरस्कृत कीजिए, कौन कौन सी भाषा नहीं करिए। और दूसरा आपसे बिल्कुल भी ना करे, दूसरा करे तो आप उसकी गाली नोट करने लगिए कि मुझे पिछले 8 साल में 91 बार गाली दी गई। और ये जो आप काम करते हैं, आप ही से आपके प्रवक्ता सीखते हैं। जो आपके प्रवक्ता हैं उनको लगता है कि गाली देना कितना बड़ा काम है, तो वो आपकी जनरल इमेज, आपकी पार्टी की गाली देने, आप मतलब आप किस किस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, बिना सिर पैर की बातें करेंगे, उसके बाद उसमें आप टेढ़े भी रहेंगे। चलिए, और इसी में भाषा की बात में कर लूं, जो आपने अपनी ट्रोल आर्मी बना दी है ना, उसको अब मर्यादित भाषा करने की आदत ही खत्म हो गई है। अब महिला पहलवान हैं, उनका चारित्रिक हनन करके आपको क्या मिल रहा है? मतलब अगर आप उन महिला पहलवानों का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं तो उससे फर्क क्या पड़ा है, लेकिन आप ट्रोल आदमी लगी हुई है उसमें सुबह से शाम तक। चलिए भाई, मुझे दूसरा यह है कि जो दूसरी बात मुझे लगती है कि कांग्रेस को इस समय कहां कहां एक दो चीजें मुझे ऐसी लगी, कांग्रेस उसको अगर और इंप्रूव कर सकती थी। ये बात, एक तो मुझे लगता है कि थोड़े ऑपोजिशन पार्टीज के कुछ लीडर्स को बुला लेती तो लॉन्ग टर्म उनके लिए आसान होता। हालांकि उसमें खतरा यह था कि जो अगर कोई मना कर देता तो उसका इलेक्शन पे असर भी पड़ता। जैसे नीतीश कुमार को या इन लोगों को बुला लेती, लेकिन उसका असर भी पड़ सकता था, क्योंकि या तो ऑल इंडिया लेवल से सब लोग आते, तो वो मैं समझता हूं कि वो शायद इसलिए नहीं बुलाया गया। दूसरा, कुछ लोगों का मामला यह है कि राहुल गांधी को पीएफआई और बजरंग दल बैन करने की बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बिल्कुल इस ओपिनियन का हूं कि बिल्कुल करनी चाहिए थी। बजरंग दल का असली चेहरा लोगों के सामने लाना जरूरी है, और उसी तरह से पीएफआई का भी असली चेहरा सामने लाना जरूरी है। और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा, मैं तो भाई भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूं। बजरंग बली का आह्वान किया मोदी जी ने, लेकिन बजरंग बली जब आते हैं तो किसने बुलाया ये नहीं इंपॉर्टेंट है, वो तो न्याय करने आते हैं। तो बजरंग बली ने तोड़ दुश्मन की नली में, तो नली तो तोड़ी थी। आपको अंदाज ही नहीं था कि बजरंग बली का आह्वान मत करिए भाई, आएंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत होगी। अब बात यह आती है कि व्हाट इज नेक्स्ट, इसके बाद क्या? तो इसके बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगले 4 चुनाव होने जा रहे हैं, स्टेट इलेक्शंस। तेलंगाना, उसमें बहुत स्टेक्स किसी की नहीं है। वो चंद्रशेखर राव अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कांग्रेस की भी तैयारी है, बीजेपी की भी तैयारी है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वहाँ चंद्रशेखर राव को हराना जरा भी मुश्किल होगा। लेकिन बाकी 3 जगह, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस को अपनी एंटी इनकम्बेंसी या वो अपनी गद्दी बचानी है, डिफेंड करनी है। और मध्य प्रदेश, जहाँ पे कांग्रेस पिछला इलेक्शन जीती थी, फिर तोड़फोड़ करके बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, वहाँ पे भी कांग्रेस की एक संभावना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो जगह है, ये तीनों राज्य, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं
बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 11 सीट, मध्य प्रदेश में 29 सीट और राजस्थान में 25 सीट, कुल 65 सीट एमपी की हैं लोकसभा की। उसमें से इस समय कांग्रेस के पास केवल 3 है, जबकि वो राज 2 में कर रही है, 1 में और इलेक्शन जीत के आई थी। तो अगर इस आप 2024 में कहीं उम्मीद बनने की बात है और ऐसा लगता है कि आपको कुछ होना चाहिए, तो या इन राज्यों में आपको अच्छा करना पड़ेगा। और एक देख के पहली बार वो लगा कि राहुल गांधी 8 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 9 मई को राजस्थान में नजर आ रहे थे, तो ये एक शुभ संकेत है कि कम से कम वो इन चीजों को सीरियसली लेने लगे हैं। एक चीज मैं और कहूं, जो इस इलेक्शन में बीजेपी के कुछ पोल भी खुल गए। एक वहां स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं कि ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं कि वो कोई उनके सामने टिक ही नहीं सकता है, पन्ना प्रमुख हैं उनके यहां और वो बिल्कुल स्ट्रैटेजी ऐसी बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इलेक्शन को थोड़ा बहुत भी समझता है, अगर वोटिंग लिस्ट के पन्ना प्रमुख हर पेज हर पन्ने पे आपका अगर एजेंट बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में आपको सोने के सिवा और कोई काम नहीं करना चाहिए, आपको घूमने की भी जरूरत नहीं अगर पन्ना प्रमुख तक आपका है। लेकिन वो दूसरे को डराने के लिए पन्ना प्रमुख, फलाना प्रमुख, ये आए, वो आर्मी, ये आदमी, वो सभा, वो पोल खुल गई कि किसकी कितनी आर्मी और किसका कितना ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मजबूत है, इनके पास ऑर्गेनाइजेशन खुल गई ना पोल। एक पार्टी का और वो हो गया, जनता दल एस, जो यहाँ से स्टेटमेंट जब इलेक्शन का जब ये काउंटिंग चल रही थी तो आ रहा था कि बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी ही, ये नहीं, मतलब उनका यह था कि चाहे इधर क्यों हो चाहे इधर क्यों हो, अगर कम पड़ेगा तो हम बन जाएंगे। राजनीति ऐसे नहीं चलती है। आज आप 20 सीट पे आए हैं और अभी देवेगौड़ा साहब सीनियर हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन 5 साल 10 साल बाद, जब अब वो 90 साल के हो गए हैं, जब वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहेंगे, तो मेरे ख्याल में आपके लिए जो 20 सीटें अभी आ रही हैं वो भी वहाँ तक भी पहुँचना बहुत आसान नहीं होगा। और चलते चलते अंतिम बात कह के, इस कर्नाटक इलेक्शन से विपक्ष का क्या स्वरूप होगा, वो भी कुछ कुछ उसकी अब तस्वीर बनने लगी है। तस्वीर ये बनने लगी है कि विपक्ष का जो क्रिटिकल मास, जो मेन इंजन होगा, वो कांग्रेस ही होगा। अब कांग्रेस के इंजन के साथ कौन कौन से डिब्बे सहयोग में जुड़ते हैं, कौन से डिब्बे में जनरेटर लगा है, कौन सा पीछे से धक्का देगा, वो सब अभी डिसाइड होना बाकी है। लेकिन कुल मिला के कर्नाटक इलेक्शन भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही अहम और टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच।